नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित त्यागी। आप इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत के साथ हैं और लोकतंत्र में आज मुझे लगता है कि इससे जरूरी और कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता जिस पे हम आपसे बात करें। दो तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं। ये स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर आप देखेंगे दो तस्वीरें। दिल्ली की जनता के लिए सिर्फ सांसों का संकट नहीं है, पानी का संकट भी है। जीवन में जिंदा रहने के लिए जो आपके लिए सबसे दो जरूरी चीजें होती हैं, हवा और पानी, दोनों के हालात क्या हैं, इन दो तस्वीरों से बिल्कुल साफ हो जाता है। दिल्ली एक गैस चेंबर बना हुआ है। लगातार पराली हो, जो गाड़ियों का प्रदूषण हो, पटाखे जो जले, उसके बाद किस तरीके से बढ़ा, उन सब के बाद अब जो हालात हैं इस वक्त दिल्ली में, ये जो पानी आप देख रहे हैं यमुना का, इसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि किसी ग्लेशियर को आप देख रहे हो। सफेद चादर बिल्कुल बिखरी हुई है और ये सफेद चादर बर्फ की नहीं है, ये सफेद चादर टॉक्सिक फोम की है जो आपके जीवन को बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। इसी पर आज बात करेंगे क्योंकि बातें सिर्फ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति की करती हैं। आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी और केंद्र ने कुछ नहीं करा, बीजेपी कह रही है देखिए आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा। कुल मिलाकर मैं और आप इस तरीके के पानी और हवा में जीने के लिए मजबूर हैं। सबसे पहले यमुना के प्रदूषण की बात करते हैं। यमुना नदी में जो प्रदूषण का स्तर है वो इस वक्त चरम पर है। इसी बीच छठ का त्योहार भी है और जो आज हमने कुछ विजुअल्स देखे, जो कुछ तस्वीरें सामने आई, श्रद्धालु किस तरीके से प्रदूषित पानी में ही डुबकी लगाने को मजबूर हैं। यमुना की हालत इतनी खराब है, उसके बाद भी हर साल हम लोग सिर्फ यही बातें करते हैं और नेता जो हैं वो भी शायद हर साल नए वादे करके फिर अगले साल का इंतजार करते हैं इस पर राजनीति करने के लिए। सबसे पहले आपको यमुना के हालात पे ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पूजा तो कर ही रहे हैं, देख रहे हैं कितने गंदे संदे, इसमें तो नहाने ही पड़ेंगे। अब क्या करें, तो जहरीला पानी है उसमें। क्या करोगे, जहरीला भी होए तभी भी नहाना ही पड़ेंगे ना। इसी पानी को आप पवित्र मानते हैं? हाँ, पवित्र यही है पानी। सरकार को तो करना चाहिए ना, इंतजाम है, जरूरी है वो तो सरकार पूजा के लिए तो करना चाहिए सर। सबसे बड़ा त्योहार आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं सर। अब हम सब क्या करें, नहीं करेंगे तो फिर करना पड़ेगा। हमारे सब का त्योहार है, करना पड़ेगा ही सर। कोई वो नहीं, घिन उन कुछ नहीं लग रहा है, दिल करता और नहा ले। ये तो आस्था है, लेकिन सरकारी सिस्टम अगर समझे तो ये साफ होना चाहिए ना। साफ होना चाहिए। बहुत गंदा है, क्या करें, लाचार में नहाना पड़ता है। छठ पर्व करती हूँ हम लोग। ये इनकी आस्था है, इनकी भक्ति है, इनका सबसे बड़ा पर्व है छठ पर्व। 4 दिन के इस महापर्व में श्रद्धालु नदी में आकर डुबकी लगाते हैं, सूर्य देव की आराधना करते हैं। लेकिन अपने सबसे बड़े पर्व में ये लोग प्रदूषित यमुना नदी में डुबकी लगाने को मजबूर हैं। प्रदूषित यमुना के लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों जिम्मेदार है, ये तो बहस का विषय है। लेकिन सबसे पहले आपको एक एक करके दिल्ली के एक एक घाट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये राजधानी दिल्ली का कालिंदी कुंज है। पास में यमुना नदी बहती है। काली पड़ी यमुना नदी पर सफेद झाग फंसा है। जहां तक नजर जाएगी झाग ही झाग दिखेगा और इसी अमोनिया वाले पानी में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने को मजबूर हैं। किस तरह से उस जहरीले पानी में लोग आज डुबकी लगाकर वो उस अपनी आस्था को पूरा कर रहे हैं, उस पूजा को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए कि इतने सालों से ना किसी की आस्था का सोचा जाता है, ना किसी के लिए कोई एक सॉल्यूशन निकाला जाता है। सिर्फ कहा जाता है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग नहीं मरते हैं जहरीले पानी से। हम लोगों का त्योहार उठा दिए दिल्ली से। हम लोगों का त्योहार, इतना बड़ा त्योहार है, दिल्ली से उठवा दिए।
तो पानी छठ पूजन तो साफ रखना चाहिए, आखिर हम लोग इसमें डुबकी लगाते कहते हैं कि चलो इसमें साल भर में नहाते, थोड़े से हम लोग सही शुद्ध माना जाता है। पानी कितना जरूरी होता है, ये डुबकी कितनी जरूरी होती है? जरूरी बहुत होता है। जैसे कोई इंतजाम भी नहीं किया गया, आप लोग इतने उसके साथ आते हैं। गाँव में तो आने का ला लिया। अब राजधानी दिल्ली के ही आईटीओ की तस्वीर देखिए। यमुना किनारे यहाँ भी श्रद्धालु छठ पर्व के पहले दिन नदी में डुबकी लगाकर खुद को शुद्ध करने आए। आस्था के लिए यमुना घाट पर डुबकी लगाते हुए इन लोगों को, श्रद्धालुओं को देख लीजिए और समझिए कि किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन ठीक उनके पीछे अगर आप देखेंगे तो यमुना पर वाइट चादर जहरीले पानी की, जहरीले झागों की, वो आपको नजर आ जाएगी। जो तस्वीर सामने आ रही है, बहुत गंदा पानी है। आप अभी डुबकी लगाकर बाहर निकली हैं। हाँ। तो एक दुख भी तो हो रहा होगा ना कि नहीं, गंदे पानी, गंदा हम लोग करते गंदे पानी, इससे और ज्यादा गंदे में यहाँ आते थे मैं पूजा करने। इससे और ज्यादा गंदे में पूजा हाँ हाँ, कम से कम 40 साल से आ रहे मैं। 40 साल में कभी यमुना साफ दिखी? कभी नहीं। इस अमोनिया से भरी नदी में शरीर कितना शुद्ध होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। केमिकल वाटर से आपके स्किन पे रिएक्शंस होंगे, आपकी फेफड़े में जो अमोनिया गैस रिलीज होती है हवा में, वो भी आपके नाक, कान, आँख सब पे कोई ना कोई बैड इफ़ेक्ट करती है। तो जितना भी हो सके अपने आप को इन चीज़ों से बचाइए। डॉक्टर कुछ भी कह लें, श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा के आगे साइंस कहाँ टिकता है। श्रद्धालुओं का तो कहना है कि पर्व हर साल आता है, सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने वाले तो राजनीति कर रहे हैं। वो वादे भी हम लोग सुने कि यमुना 5 साल में बहुत स्वच्छ हो जाएंगी, हवा स्वच्छ हो जाएगी। आज जो स्थिति है, आज हमारा भी मन रो रहा है और दिल्ली के जन जन का मन रो रहा होगा ये तस्वीर देख के कि क्या ये पानी पीते हैं हम सब? यही यमुना जी का जल हमें पीने को मिलता है, यही वादा था। हरियाणा से ही आया है कि दिल्ली से थोड़ा गंदा पानी यहाँ पर आता है। पानी तो जितना आता है पीछे से आता है। और जहाँ भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार इस तरह का पानी दिल्ली में इस समय क्यों भेज रही है? सबसे बड़ा तो सवाल ये है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दूसरे राज्यों से प्रदूषित पानी आया। छठ पर्व के दौरान मनोज तिवारी बोट से यमुना का जायजा लेने के लिए निकल पड़े, लेकिन सवाल तो इनसे यह है कि पूरे साल कहां थे, क्या कर रहे थे? जब हर साल यमुना नदी की हालत यही होती है, तो प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? और विपक्ष में बैठे मनोज तिवारी पहले क्यों नहीं घाट भ्रमण पर निकले? दिल्ली से वरुण भसीन के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत। कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूं, उसको देखकर थोड़ा और समझ में आएगा समस्या बड़ी कितनी है। यमुना के अंदर, इस पे स्क्रीन पर देखिए, यमुना के अंदर जो सीवेज डिस्चार्ज होता है, यानी कि जो गंदा पानी डिस्चार्ज होता है, जो जो नालों से वहां पर जाता है, 3,273 मिलियन लीटर प्रतिदिन। इसका ट्रीटमेंट जो दिल्ली सरकार के दावे हैं उसके हिसाब से उसका जो ट्रीटमेंट जो करा पाते हैं वो करा पाते हैं 2,432 मिलियन लीटर प्रतिदिन। अब बचा हुआ गंदा पानी 941 मिलियन लीटर प्रतिदिन यमुना के अंदर अनट्रीटेड सीवेज वाटर है, जो सीधा सीधा हमारे नालियों से निकलकर यमुना में पहुंचता है। कितनी प्रदूषित है यमुना? दिल्ली का 58% सीवेज यमुना में जाता है। 58%। दिल्ली बार बार कहती है कि देखिए पीछे से गंदा पानी आ रहा है, पर 58% सीवेज जो है वो यमुना के अंदर जाता है। दिल्ली का 90% घरेलू सीवेज यमुना में ही जाता है। अब यमुना के प्रदूषण के लिए जिसको बार बार पूछा जा रहा है जिम्मेदार कौन है, तो कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। वजीराबाद ओखला के बीच में सबसे ज्यादा गंदी लंबाई है यमुना की। यह पूरी यमुना का 2% हिस्सा है और इसमें जो प्रदूषण है पूरी नदी के हिसाब से 76% कंट्रीब्यूशन इस सिर्फ हिस्से का ही है। अब यमुना में अमोनिया के बारे में बात आपने सुनी होगी कि उसकी वजह से पानी भी नहीं आ पा रहा था दिल्ली के कई इलाकों में। कितना अमोनिया था? अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, दूषित हो जाता है तो उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट जो है उन्हें भी रोकना पड़ता है। तो शनिवार को 2.2 ppm था। इससे पहले जो पीक थी वो 3 ppm की पीक थी। आमतौर पर 2 ppm अमोनिया यमुना के अंदर पाया जाता है। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं थोड़ा साफ कर देते हैं कि हालात यमुना के जो हैं वो बद से बदतर हैं। मैंने आपको पानी की बात बताई, मेरे कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाने से काम चल जाएगा और हम लोग सिर्फ यही सुनते रहें कि ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसकी गलती उसकी गलती। भुगतना तो दिल्ली और हम लोगों को पड़ रहा है। तो
यमुना के पानी की बात मैंने आपको बताई, प्रदूषण की भी थोड़ी स्थिति आपको दिखा देता हूं। जो जहरीली हवा है वो लगातार अभी भी जस की तस बनी हुई है। ये जो हेज आप देख रहे हैं, अभी आप ऑफिस जाएं, इससे घर जाएंगे, आपको भी ये पूरे रास्ते में धुंध दिखाई पड़ेगी। ये दिल्ली की गुलाबी सर्दी की धुंध नहीं है, ये जहरीला पोल्यूशन है। सुबह की रिपोर्ट दिखाता हूं। दिल्ली की बड़ी समस्याओं में से एक वायु प्रदूषण है। मैं इस वक्त दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हूं। आप इस नज़ारे को देखिए मेरे पीछे की, ये आप इस नज़ारे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण कितना खराब है। आप देखिए सूरज भी निकल रहा है, सूरज के निकलने के बावजूद जो इसकी तस्वीर दिख रही है इंडिया गेट की, वो काफ़ी धुंधली दिखाई दे रही है। और इस वक्त आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण कितनी खराब स्थिति में है। अंदाजा लगा आपको कि कितना प्रदूषण है इस समय दिल्ली में। दिल्ली में जो प्रदूषित हवा है उसको सांस जिस तरह से आप ले रहे हैं, स्वस्थ आदमी बीमार पड़ जाए, लेकिन जो बेचारे अस्थमा और टीबी से पहले से ही जो त्रस्त हैं, उनका हाल क्या हो रहा है सोच के देखिए। आप सांस नहीं ले पा रहे, आपको अस्थमा जैसी बीमारी है और उसके बाद आपको ये माहौल झेलना पड़े। क्या बीत रही है ऐसे लोगों पे, दिखाते हैं। हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं जिनको कभी पहले सांस की समस्या नहीं थी और कैजुअलिटी में लो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं जिनको सडनली चेस्ट में पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, आँखों से पानी गिरना, नाक जम जाना, गले से सांस ना आना, गले में दर्द होना, छाती में दर्द, सांस फूलने की परिस्थिति किसी भी पेशेंट को अगर आए, चाहे वो अस्थमा का पेशेंट है या नहीं, चाहे वो नॉर्मल इंसान जिसको पहले कभी भी सांस की कोई समस्या नहीं आई है, किसी को भी इस तरह के सिम्टम होते हैं, उसे तुरंत इमरजेंसी में या अपने नज़दीक के डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। कुछ आंकड़े आपके सामने बीच बीच में रखता रहूँगा, लेकिन इन सब के बीच में हमारे मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और मैं सीधे जाना चाहता हूं अपने मेहमानों के पास जो आज हमारे पास जुड़ रहे हैं। हमारे पास विजेंद्र गुप्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, संजीव झा आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। और मैं सबसे पहले संजीव भाई आपके पास आना चाहता हूं। मेरे पास अरविंद केजरीवाल जी का बयान है। ये बयान 2015 में अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था और तब कहा था कि यमुना क्लीन हो जाएगी 5 साल के अंदर अंदर, यानी कि इसके हिसाब से 2020 में साफ हो जानी चाहिए थी यमुना। अब आप बता रहे हैं कि उसकी गलती है, बीजेपी की गलती है, साथ में हरियाणा की भी गलती है, सबकी गलती है, पर आम आदमी पार्टी की सरकार की गलती कुछ नहीं है। तो ये तो वो लाइन तो अरविंद जी मतलब वो लाइन। संजीव भाई आप सुन पा रहे हैं मेरे को? संजीव झा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? संजीव जी आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए संजीव झा जी से दोबारा से एक बार फटाफट कनेक्शन करते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, यमुना की जो आह्वान था उसमें अभी हालात तो ऐसे दिख रहे हैं, लगता नहीं है कि यमुना में कुछ भी जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं। एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2 बड़ी बातें हैं यमुना की गंदगी के लिए। एक तो जो उसमें सीवेज वाटर और जो अनट्रीटेड वाटर जाता है, और दूसरा यमुना का जो जल स्तर है उसकी कमी रहना। जल स्तर क्योंकि वो हरियाणा से आता है, तो क्यों ऐसा है कि हरियाणा सरकार के साथ अब तक कुछ ऐसा हो नहीं पाया कि यमुना साफ रहे? आपकी वहां पे सरकार है, आप क्यों नहीं कुछ में कोई मदद करते? अंकित जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी आपसे पूछ रहा हूं सर। जी मैं इसमें स्पष्ट कर दूं, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यमुना के पानी का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टेट्स में, और वो पूरा शेयर दिल्ली को मिल रहा है। उसमें 1% 1 बूंद भी पानी दिल्ली को कम नहीं मिल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है उसको फॉलो किया जा रहा है। दूसरा ये है कि दिल्ली की यमुना में जो सीवेज है वो अनट्रीटेड गिर रहा है, और दिल्ली की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि 5 साल पहले 2015 में मेरे पास वो स्टेटमेंट भी है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जब केजरीवाल जी ने लोगों से कहा था कि यमुना मैली है और इसको मैं साफ कर दूंगा, यमुना को साफ करना है। फिर उन्होंने उसको 2019 में रिपीट किया और जनवरी 2020 में उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पर सीवर गिरता है। और अभी 21-22 का जो बजट है
उसमें उन्होंने जो एलोकेशन की है दिल्ली के पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, वो 9,394 करोड़ रुपए की है अंकित जी। 2 स्मोक टावर भी लगाए थे ये कह करके दिल्ली का पॉल्यूशन दूर हो जाएगा, बंद पड़े हैं, जो फंक्शनल नहीं है। इसके साथ साथ जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा है कि 51% जो है वो स्टबल बर्निंग जो है वो कम हुआ है। लास्ट ईयर 43,918 मामले थे, इस साल वो घट करके 21,364 रह गए। तो प्रश्न ये है कि मैं ये जानना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि इन्होंने दिल्ली, ये देखिए गवर्नमेंट में है और इनके पास 70,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट है। दिल्ली का टैक्स ये जो वसूलते हैं इनके पास आता है वो पैसा। हाँ। ये ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। क्या आप सिंपली कह दें कि बीजेपी ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ये नेबरहुड का मामला है, जो पड़ोसी राज्य वहां से हो रहा है, इससे लोगों को आप क्या दे रहे हैं? इससे लोगों को आप अपनी इनएफिशिएंसी बता रहे हैं, अपनी इनइफेक्टिविटी बता रहे हैं। ठीक है, और आप सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे, क्योंकि संजीव जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनको वापस जोड़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं विजेंद्र जी, जो यमुना का जो पूरा जहां कहां से यमुना आती है, यमुना हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और उसके बाद जो दिल्ली का पूरा इसका चार्ट रहता है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कितने बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर यमुना की जो स्थिति है वो भी अभी भी साफ नहीं है, वहां पे भी खराब पानी आता है। तो ऐसा क्या करा है केंद्र सरकार ने और बीजेपी शासित राज्यों ने जिसको मान लीजिए कि अगर सुझाव के तौर पे दिल्ली में करना हो तो दिल्ली उसको अपना ले? आप पहले बात ये समझ लीजिए, हथनी कुंड से पानी डिवाइड हो जाता है, वो पाइप्ड वाटर आ रहा है दिल्ली में यमुना से, और यमुना का कैनाल जो है उसमें आ जा रहा है पानी, हैदरपुर कैनाल है और बाकी सारा है। तो आप इसको मैं माफी चाहूंगा, ये जो यमुना के अंदर जो गिर रहा है ये सीवर गिर रहा है। अरे आपकी बात मान ली सर, आपकी बात मान ली मैंने इसीलिए अभी आपको शायद आपने सुना नहीं, शायद आपने सुना नहीं विजेंद्र जी, मैंने इसीलिए आंकड़े बताए कि कितना अनट्रीटेड पानी दिल्ली की यमुना के अंदर रोज आता है, दिल्ली का ही कचरा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी शासित 1 2 3 4 राज्य हैं, 6 में से उन सारे राज्यों में जो यमुना के पोल्यूशन की स्थिति है वो भी ऐसी है, तो उसमें वहां पे ऐसा क्या कर सकती है या ऐसा आपने क्या किया है जिसको दिल्ली सरकार यहां पर इस्तेमाल कर रही है? ये तो आप कह रहे हैं ना, मेरे पास तो इसकी फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है। मेरे पास फैक्ट एंड फिगर है, मेरे पास फैक्ट एंड फिगर है। यमुना के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो 760 टाइम डिजायरेबल जो होनी चाहिए उससे ऊपर है, और वो यमुना में बदस्तूर पूरे इलाके में है। सिर्फ 2 किलोमीटर का जो वजीराबाद ओखला वाला इलाका है वहां पे और बढ़ जाती है, अदरवाइज यमुना में पूरे समय में इतना पानी दूषित रहता है। तो आप भी सिर्फ उंगली दिखाएंगे सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जैसे आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सोल्यूशन बता दीजिए। फैक्ट समझ लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हथनी कुंड पर पानी डाइवर्ट होता है। यमुना का अंदर हथनी कुंड के बाद और दिल्ली का जो हिस्सा है उसमें सीवर गिर रहे हैं, पानी नहीं है। यमुना का पानी जो है वो ट्रीटमेंट, हर स्टेट पानी को ट्रीट करता है, अनट्रीटेड लोगों के घरों में पानी नहीं आता है। दिल्ली में भी ट्रीटमेंट होता है पानी का। ठीक है, अभी आपको कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा कि यमुना में पानी बसता कितना है, जो यमुना में बहता है, पहला इशू। और जो बरसात आती है, जो ओवरफ्लो होता है, जो हथनी कुंड पर डाइवर्ट नहीं होता है, तो अरे सर वो तो समझ में आ गया विजेंद्र जी, आप भी फिर घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं। जब इतने सारे राज्यों की प्रॉब्लम है, आम आदमी पार्टी से संजीव झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूछ ले। तो संजीव जी, मैंने आपको शायद उस समय आपका से संपर्क नहीं हो पाया, अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में कहा था 5 साल में यमुना को बिल्कुल क्लीन कर दूंगा। 2017 में उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर एमसीडी चुनाव जीत गए तो 1 साल के अंदर अंदर दिल्ली को लंदन बना देंगे। लंदन में भी एक नदी है थेम्स। उन्होंने कहा कि 2017 में महाआरती होगी, राफ्टिंग होगी, नहाने लायक पानी हो जाएगा। सर आप देखें, आपने छठ के में जो आज लोग महिलाएं गई हैं यमुना में स्नान करने के लिए, नहाने लायक तो छोड़ दीजिए, उसके शायद स्पर्श करने से बीमारियां हो जाएंगी। संजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। आपने मेरा सवाल सुना या दोहरा दूं आपके लिए एक बार? नहीं, सवाल नहीं आ रही थी। मैं आपसे फिर पूछता हूं। 2015 में अरविंद केजरीवाल का दावा था 5 साल में यमुना बिल्कुल साफ कर देंगे।
उसके बाद 2017 में उन्होंने कहा कि 1 साल में लंदन बना देंगे, थेम्स नदी जैसी यमुना कर देंगे। आज आपने देखा कितना स्पष्ट, सुंदर, साफ यमुना थी जिसमें महिलाओं को मजबूरी में डुबकी लगानी पड़ रही थी। अंकित, जिस आप विजुअल्स की बात कर रहे हैं, ये विजुअल्स बेसिकली कालिंदी कुंज का है। और कालिंदी कुंज का जो बैराज है, ये बैराज यूपी इरिगेशन के पास है। लगातार दिल्ली सरकार के अधिकारी ये उत्तर प्रदेश सरकार को लिखती रही कि आपके इंडस्ट्रियल वेस्टेज के कारण यहाँ पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। यहाँ पर देखिए 2 कैनल हैं, एक कैनल नजफगढ़ ड्रेन और शाहदरा कैनल के जरिए हरियाणा और यूपी दोनों का इंडस्ट्रियल वेस्टेज यहाँ आते हैं। तो जब तक वहां वो ट्रीट नहीं किया जाएगा तब तक ये यहाँ पर ये साफ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि इस विजुअल्स को देखने के बाद अब यूपी इरिगेशन या उत्तर प्रदेश सरकार अपनी गंभीरता को समझेगा और इसको साफ सफाई करेगा। मुझे लगता है कि दिल्ली कोई आईटीओ के कुछ विजुअल दिखाता हूं। आपने कहा कि जो हम दिखा रहे हैं विजुअल वो उत्तर प्रदेश के उससे में आता है। मैं आईटीओ के कुछ विजुअल दिखाता हूं। फुल स्क्रीन जरा आईटीओ के विजुअल दिखा दीजिए। हमें फुल स्क्रीन जरा आईटीओ के विजुअल दिखा दीजिए, थोड़ा सा समझ में आएगा। आईटीओ में यमुना पर आज जिस तरीके से के जो हालात थे उसके कुछ विजुअल आपको दिखाते हैं। चलिए, मुझे बताया गया है कि अभी थोड़ा समय लगेगा उन विजुअल्स को आने में, थोड़ा हमारा सिस्टम थोड़ा आज स्लो चल रहा है। परंतु मैं आपसे संजीव जी पूछना चाहता हूं, यमुना के अंदर जो आप सफाई की बात कर रहे हैं, यमुना में जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने कहा कि यमुना का जो 2% का हिस्सा है वजीराबाद और ओखला का, वो पूरे 76% पोल्यूशन का पूरा उसके अंदर कंसंट्रेशन है, यानी कि पूरी यमुना का 76% पोल्यूशन सिर्फ इस हिस्से में आता है। दिल्ली के अंदर 941 कम से कम मेट्रिक टन ऐसा है जो अनट्रीटेड पानी दिल्ली का अनट्रीटेड पानी यमुना में जाता है। उसके लिए भी उत्तर प्रदेश जिम्मेदार है, हरियाणा जिम्मेदार है और बाकी बीजेपी के स्टेट जिम्मेदार है। नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। अब पूरे दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में एसटीपी बन रहे हैं। लगभग 200 MGD के अलग अलग जगहों में एसटीपी तैयार हो गया है जो ट्रीट कर रहे हैं। मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूं कि आने वाले 1.5 साल में दिल्ली का ऐसा इंडस्ट्रियल वेस्टेज नहीं होगा जो हरियाणा में जाएगा। कमोबेश एसटीपी का काम कहीं चल रहा है, कहीं कंप्लीट हो जाए, कहीं शुरू हो चुका है, तो वो हम तो काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं आपको कि दिल्ली केवल एक आइसोलेशन में प्लान करेगा तो यमुना साफ नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको 22 ऐसी ड्रेन है दिल्ली की जो सीधे यमुना के अंदर अनट्रीटेड पानी डालती है। संजीव जी, उसके लिए दिल्ली सरकार का क्या प्लान है? क्योंकि अब तो आपको सत्ता में भी 6 साल लगातार हो गए हैं सर। मैंने आपको बताया ना कि तमाम एसटीपी जगह, पहले तो एसटीपी बनने को रोक, तमाम तरह की अड़चने बीजेपी ने लगाई, इनके लोगों ने लगाया, जिससे एसटीपी का काम धीरे हुआ। लेकिन अब बहुत सारे एसटीपी काम बहुत गति से चल रहा है और बहुत जल्दी इंटरनल पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है कि दिल्ली का इंडस्ट्रियल वेस्टेज 6 साल बाद जो ये आपको हमें बता देना चाहिए था 2015 में कि 5 साल में नहीं हो पाएगा, 15 साल लगेंगे इसको करने में। वीरेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही है आम आदमी पार्टी सरकार को। वो पूरा प्लान बनाए बैठे हैं, वो नए एसटीपी लगा रहे हैं और एसटीपी उन्होंने बना दिए हैं। आप लोग अलंगे डालते रहते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है आपके ऊपर। और आप वो विजुअल दिखाइए जब एसटीपीज को जो अपग्रेड करने के लिए विज्ञान भवन में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था और नितिन गडकरी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। 1600 करोड़ रुपया भारत सरकार उस पर खर्च कर रही है और नितिन गडकरी जी ने सीएम से बात करके उनको कन्विंस किया कि आप हमको काम करने दो, और उस कार्यक्रम में खुद केजरीवाल जी मौजूद थे। तो ये तो साफ सफेद झूठ पकड़ा गया इनका कि 6 साल में कोई काम दिल्ली के यमुना को साफ करने के लिए किया नहीं गया। 9,334 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान किया इस साल भी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। एसटीपीज पर भी भारत सरकार काम कर रही है। दिल्ली की सरकार ने क्या किया? अनट्रीटेड पानी यमुना में डाला जा रहा है। उसको रोकने के लिए दिल्ली की सरकार ने 6 साल में कोई कदम नहीं उठाया। जी भाई, आपसे पूछ लेता हूं पानी के ऊपर, क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारा काम चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने जो एनजीटी है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसके जो मॉनिटरिंग पैनल है उसके सामने उन्होंने कहा कि जो हमारी एग्जिस्टिंग एसटीपीज है उसको 99% तक उसकी जो कैपेसिटी है बढ़ा देंगे जून 2019 तक। मैं आज की आपको बात बता रहा हूं, 86% पे पहुंच पाए आप। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दिल्ली सरकार को सिर्फ उंगली दिखाने और बाकी राज्यों पे उंगली दिखाने से बेहतर है कि अपना पहले जितने भी वादे किए थे, जो आपके पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं, उसको आप पूरे तरीके से चला पाएं?
संजीव जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? देखिए अंकित, आवाज बहुत धीरे आ रही, ठीक से नहीं आ रही, पर जो मैं समझ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि जो जल बोर्ड के जितने भी STPs बनाने के काम थे उसमें आप कह रहे हैं कि उस तरह का प्रोग्रेस नहीं हुआ जो होना चाहिए था। देखिए, दिल्ली में अपने कई तरह की चुनौतियां हैं। दिल्ली में कई मल्टीपल एजेंसीज के कारण भी कई बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन बहुत सारे जगह हमने इंडस्ट्रियल वेस्टेज को रोकने के लिए STPs बनाकर उसको ट्रीटमेंट का काम शुरू भी हो गया, चल रहा है। मैं जिस विधानसभा विधायक हूँ वहाँ हमने STPs बनाए हैं। हमारे बगल में 240 MGD का STP प्लांट बनकर तैयार हो चुका है, वो बहुत जल्दी उसमें ट्रीटमेंट का काम शुरू हो जाएगा। तभी मैंने आपको कहा कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर दिल्ली के कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज यमुना में नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार अपनी वो पूरी मैकेनिज्म बना रही है, लेकिन इसी तरह का टाइमलाइन हरियाणा को ही बनाना पड़ेगा, इसी तरह का टाइमलाइन आप उत्तर प्रदेश को ही बनाना पड़ेगा। अभी आप अगर ये जो हमारा जो विजुअल्स आप देख रहे थे कालिंदी कुंज का, वहां पर लगभग 160 MGD इंडस्ट्रियल वेस्टेज आते हैं। ठीक है। उसमें से 105 MGD इंडस्ट्रियल वेस्टेज आता है हरियाणा का। ठीक है। लगभग 55 MGD इंडस्ट्रियल वेस्टेज आता है उत्तर प्रदेश का, और वो ट्रीट नहीं होता, और बहुत वो जिस तरह से डिटर्जेंट होता है उसी तरह का वो खतरनाक सा। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इसमें एक व्यापक पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें शायद बाकी राज्यों के साथ मिलकर एक पूरी प्लान बनेगा। लेकिन दिक्कत मेरी सिर्फ यही है कि दिल्ली को कम से कम जितना अपनी ओर से करना चाहिए, आंकड़े ये दिखाते हैं कि दिल्ली सरकार उतना भी पूरी तरीके से कर नहीं पाई है। इस पे सिर्फ राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पे आप पे उंगली उठाती है, अपने शासित राज्यों के बारे में कुछ नहीं कहती, और आप सिर्फ बीजेपी पर उठाते हैं। जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सर, उम्मीद आपसे यही है कि आप दोनों साथ में बैठ के कम से कम अगली बार जब हम छठ पे पहुंचे तो लोगों के कम से कम इतना स्वच्छ पानी मिल पाए बात तो कर लीजिए कि वो पानी में उतर पाए। जी विजेंद्र जी, आप लोगों पर कितना खर्च हुआ है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, और उतना पैसा पॉल्यूशन कंट्रोल पे नहीं हो रहा खर्च। आपका चैनल खुद दिखा रहा है। बिल्कुल, मैं ही दिखा रहा हूं सर, हर तरह के आंकड़े दिखाता हूं, लेकिन आज यमुना पे बात कर रहा था तो इसलिए यमुना की बात करी और सारे आंकड़े दिखा के बात करी। मेरा काम बिल्कुल यही है कि आपके सामने आंकड़े रखता रहूं और सवाल पूछता रहूं। दिल्ली सरकार से पोल्यूशन पे एक बार फिर बात करेंगे, क्योंकि यह समस्या भी कहीं जाने वाली तो है नहीं, और इसी समस्या पे कोशिश ये करेंगे कि हम सिर्फ उंगलियां ना उठाएं, कुछ सॉल्यूशंस की बात भी कर पाएं। आप दोनों का आज लोकतंत्र में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो आपके साथ में जो हमारी स्क्रीन पे आप पट्टी देख रहे हैं, दिल्ली की सिर्फ बात नहीं है। हवा इस देश के अंदर बहुत सारे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में दूषित है। हम जो 20 सबसे ज्यादा दूषित शहरों में की जो लिस्ट है, उसमें अमूमन शहर जो हैं वो हमारे देश के ही मिलते हैं। तो ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। सरकार को और हम सबको इसमें मिल के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम जरूर करना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरे और आपकी जिंदगी का नहीं, हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनकी जिंदगी का भी सवाल है। वक्त हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों को आपको बताने का, तो फटाफट आपको बड़ी खबर बताते हैं, फिर एक और बड़ी खबर पर आपका ध्यान लेके चलेंगे। अब मैं आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार की बात हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि वहां पर पिछले कुछ दिनों में जहरीली शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब के कारण कई लोगों की मौत हुई। ये किसी एक जिले की बात नहीं है, ये कहीं ऐसा नहीं कि एक जिले में सिर्फ कुछ खास तौर से बात आई। जहरीले शराब की जो समस्या है वो कई जिलों से सामने आई। लोग खरीद रहे हैं जिसके बाद उनकी जान चली जाती है। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसने पूरे बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में जेडीयू के कद्दावर नेताओं के साथ दिखने वाले और लखीसराय से जिला परिषद के अध्यक्ष नूनू सिंह एक कार्यक्रम में हैं, जहां उनके बगल में बैठा हुआ एक शख्स हाथों में शराब की बोतल लिए दिख रहा है। ये मुख्यमंत्री के साथ भी इनकी तस्वीरें हैं। ये एक बड़े कद्दावर जेडीयू के नेता हैं। खुद उनके साथ एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो शराब की बोतल लिए बैठा है। उस पर सरकार अभी तक कोई कार्रवाई कर नहीं पाई और कहते हैं कि शराबबंदी पर पूरा सरकारी अमला पूरी तरीके से चौकस है। पूरे बिहार में सुशासन नाम की चिड़िया कुलाचे भर रही है। एक तो सुशासन, ऊपर से शराबबंदी और उसके बाद ये लहराती हुई तस्वीर। ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं है,
ये सवाल है समूचे सिस्टम से, सवाल है शराबबंदी को लेकर, और सवाल ये भी कि जिस बिहार में शराबबंदी है वहां शराब कैसे बिक रहा है, कौन बेच रहा है और किसके इशारे पर बेच रहा है, बेचने वाला इतना बेखौफ कैसे है। इस तस्वीर में दिख रहे ये नुनू सिंह हैं। पूरा नाम है राम शंकर शर्मा, बिहार के लखीसराय से जिला परिषद अध्यक्ष हैं। अभी नुनू सिंह चर्चाओं में हैं क्योंकि ये अपनी महफिल में सभी नियम कानून कायदे भूल जाते हैं। शराबबंदी वाले बिहार में नुनू सिंह की महफिल ऐसे जमती है कि इनके बगल में बैठा शख्स हाथों में बोतल लेकर खुलेआम नाचता है और इसी के साथ सवाल खड़े होते हैं कि ये कैसी शराबबंदी है। नुनू सिंह राजनीति की दुनिया में पहुंच रखते हैं। उनकी तस्वीरें बताती है कि उनकी जेडीयू में अच्छी पैठ है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के वो सबसे करीबी हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ भी उनकी कई सारी तस्वीरें हैं। अब जिसकी पहुंच इतनी बड़ी होगी उसके सामने कानून कहां टिकेगा, नुनू सिंह ने इसकी कोई परवाह भी नहीं की है। वीडियो हम देख रहे हैं, बार बार देखते हैं, लेकिन उस वीडियो में कोई स्पष्ट फिगर है नहीं, पता नहीं चलता। वो तुरंत फिर उस वीडियो को पीछे आगे कर देता है। अब सवाल ये भी है कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो 24 घंटे से ज्यादा वक्त से वायरल है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष के नेता ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन हाथ में बोतल लेकर नाचने वाला शख्स कहां है, कौन है, इसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये किसी को मालूम ही नहीं है। बिहार में एक तरफ नकली शराब पीने से लोगों की हर दिन मौतें हो रही है और दूसरी तरफ जेडीयू और बिहार सरकार में रसूख रखने वाले शराब की खुलेआम पार्टी कर रहे हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। पिछले 15 दिन में 40 लोगों की शराब से मौत हुई है। सरकारी आंकड़ा 32 लोगों की मौत। नवादा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर में ज्यादा मौतें हुई हैं। रोहतास और सिवान में भी लोगों की मौतें हो रही है। जहरीली शराब से कई लोगों की आंख की रोशनी भी गई है। ये आंकड़े जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं वो बहुत ही डरावने हैं। वैसे शराबबंदी के उल्लंघन में जिन लोगों के खिलाफ बिहार में अब तक एक्शन लिए गए हैं उनमें से 90% लोग या तो गरीब हैं या पिछड़े वर्ग से आते हैं। पुलिस और राज्य के नीतीश कुमार की सरकार चाहे तो लाख दावे कर ले, लेकिन हालात क्या है ये जनता जान चुकी है। बस एक लाइन की बात है, बिहार में शराब जिन्न की तरह है जो दिखता कहीं नहीं है लेकिन बिकता हर जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। गजब का सुशासन है, गजब का कानून व्यवस्था है कि सत्ताधारी पार्टी के एक कद्दावर नेता के साथ कोई बैठ के बोतल लिए बैठा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है और सरकार कहती है कि देखिए शराबबंदी पूरी मुस्तैदी से लागू है। अब बिहार में जहरीली शराब से जो लोगों की मौत हुई उसको लेकर लोग काफी आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर पश्चिम चंपारण जिले की है, जहां पर नौतन क्षेत्र में बीजेपी के सांसद, इसको फुल फ्रेम जरा दिखाते हैं अपने दर्शकों को, पूरी तस्वीर को। तो बीजेपी के सांसद और बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं संजय जायसवाल, वहां पहुंचे थे लोगों से मिलने के लिए। उन्हें लोगों के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा। संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब से जो लोगों की मौत हुई उनके परिजनों से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलने पहुंचे थे। लिफाफे में 5-5 हज़ार रुपए देकर वहां पर उनको राशि दे रहे थे। इस बात से मृतक के परिजन नाराज हो गए और जमकर उन्होंने वहां बवाल किया। आखिर में संजय जायसवाल को वहां से भागना पड़ा। उनसे मीडिया ने जब बात की तो जहरीली शराब को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा, मतलब हर बार की तरह सरकार के जैसे लोग होते हैं, कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं। देखिए, घटनाएं दूसरे प्रदेशों में भी जहां शराब अलाउड है वहां भी घटी है। जो लोकल स्तर पर उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं घटा है पर कार्रवाई हो रही है। शराब बंद होने के बाद भी शराब कैसे मिल रहा है यहाँ पे? उसी के लिए ना हो रहा है, पुलिस उसी के लिए अग्रेसिव। तो मरने के बाद सर पुलिस चेक करती है कि मरने से पहले भी करती है। आज तक अगर चेक 600 लोगों को पुलिस के और एक्साइज के अफसरों को नौकरी से निकाला जाता है। तो बिहार में आपने देखा गरीब लोगों पे गुस्सा कितना ज्यादा है। कुल मिलाकर वहां पर अब सवाल यही उठ रहा है कि ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा जिससे लोग अभी भी जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। करीब 1.7 लाख करोड़ लीटर शराब अभी बिहार में जब्त हुई, ये शराबबंदी के बाद जो पूरा आंकड़े हैं। और अब तक 2,69,360 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया है। इसमें से अमूमन जो लोग हैं वो सब लोग या तो निचले तबके के हैं या गरीब लोग हैं। अब इसी को लेकर एक बड़ी बहस इस समय बिहार में छिड़ी हुई है कि क्या शराबबंदी का कोई फायदा है
या नहीं? और अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि नूनू सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं? तो आपने देखा कि किस तरीके का नुकसान जो है वो लोग उठा रहे हैं और सत्ता जो है उसके साथ जो रसूखदार लोग हैं वो अभी अपने नशे में झूमने में लगे हुए। अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, जेडीयू के स्पोक्सपर्सन हैं, नेता हैं। अजय जी, मैं सीधा सवाल आपसे यही पूछ लेता हूं, नूनू सिंह के जो वीडियो चल रहा है जिसमें वो एक व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं जो पूरी की पूरी शराब की बोतल लेकर बैठे हुए हैं, ऐसे माहौल में जब इतने सारे लोगों की जान चली गई, आप ही के पार्टी के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या सर? देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि नूनू सिंह ने आपके कैमरा पे ही बोला है कि पहले का वीडियो आगे पीछे चला रहा है, वो अलग बात। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में शराबबंदी जब लागू है और जेडीयू का एक एक व्यक्ति कमिटेड है, उसने शपथ ली है कि शराब को न छुएगा, न धंधे को आगे बढ़ने देगा, न किसी तरह से मदद करेगा, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है। नूनू सिंह पे भी कार्रवाई होगी और प्रशासन उस व्यक्ति पे कार्रवाई करेगा जिसने हाथ में शराब ली हुई है। ये सब चीज कहीं से हमारे टॉलरेंस लेवल को मीट नहीं करता है, ना ही मैच करता है, इसलिए आश्वस्त रहें, इस सब में कोई नहीं बचता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जब एमपी एमएलए बचते ही नहीं है तो बाकी लोग की बात आप क्या कर रहे हैं? तो अजय जी, क्योंकि अभी दिक्कत यह है कि इससे ना एक बड़ा सवाल सामने लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में, क्योंकि मैं भी अभी कुछ दिन पहले जब बिहार के चुनाव से वहां पर ही था, ये बात समस्या महिलाओं ने, पुरुषों ने, सबने ये बात कही कि देखिए जो इल्लीगल शराब का धंधा है वो बदस्तूर जारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए। आपको लगता नहीं सरकार का फेलियर है, इस वजह से इतने सारे लोग मारे गए? दो चीजों को जोड़िए मत, जहरीली शराब से मृत्यु और शराबबंदी दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिन प्रदेशों में शराबबंदी नहीं है वहां भी जहरीली शराब से मृत्यु होती है। इसी साल अलीगढ़ में 108 लोग मर गए, पिछले साल बंगाल में 200 से ऊपर लोग मर गए। तो शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत दूसरी चीज है। जहरीली शराबबंदी का कानून हमने बनाया 2016 से लेकर अभी तक चल रहा है, 5 साल हो गए। स्वाभाविक है कानून तोड़ने वाले लोग भी हैं, शराब का सप्लाई अवैध तरीके से करने वाले लोग भी हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, शराब जब्त भी हो रही है। अजय जी, मैं दोनों चीजों को जोड़ नहीं रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं कि सरकार का जो कानून है इंप्लीमेंटेशन भी सरकार के हाथ में ही है। अगर पुलिस के और जो कानून व्यवस्था है उसका जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है। अगर राज्य सरकार जहरीली शराब हो चाहे इलीगल शराब हो, उन दोनों में विफल हो रही है तो जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं तय होगी ना सर? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी तय हो रही है। जिम्मेदारी से पीछे कौन हट रहा है? जो दोषी अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जेल जा रहे हैं। हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से कंट्रोल में रखें, और कंट्रोल में रखने में हम अभी तक सफल भी हुए हैं। और पूरा विभाग लगा हुआ है, तब भी उसमें गड़बड़ करने वाले लोग तो हो ही जाते हैं ना। एक समाज में अगर दुराचारी नहीं रहेगा तो समाज कैसे बनेगा? तो इन दुराचारियों पे लगाम रखने की जरूरत है, सरकार बखूबी वो काम कर रही है। नवल किशोर जी आरजेडी से हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवल किशोर जी, अजय आलोक साहब कह रहे हैं कि नूनू सिंह पर भी कार्रवाई होगी, जो भी व्यक्ति इस किसी भी तरीके से शराब का जो बंदी है उसके कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे वो जेडीयू का हो चाहे कहीं और का हो, उस पर कार्रवाई होगी। आपको लगता है जमीन पर इतनी प्रभावी दिखती है ये पूरी शराबबंदी और कार्रवाई सरकार की? जी देखिए, बिहार में जो शराबबंदी का हाल है वो तो आए दिन पता चलता है, और नीतीश कुमार के विषय में कौन नहीं जानता है कि शराब माफिया के साथ उनका पूरी तरह से साठगांठ है। यही कारण है कि जो शराब माफिया है वो मस्त है और जदयू के जो नेता हैं वो भ्रष्ट हैं, और ये सब पूरे बिहार को मालूम है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से मौका परस्त हैं। तो उनको जिस कानून को उन्होंने अपने दिल के करीब रख के बनाया था, बिहार में ये कहते हुए उन्होंने इस कानून को बनाया था, और आज भी कहते हैं कि उनका ये पेट प्रोजेक्ट है, और उसके प्रति इतने
संवेदनहीन कैसे हैं वो उनसे पूछा जाना चाहिए। आखिर इसको लागू करने के लिए तो जिस मंत्रालय के सहारा चाहिए, जिसको हम लोग गृह मंत्रालय के नाम से जानते हैं, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। मुख्यमंत्री जो काम चाहते हैं उसको लागू करने में इतना कम से कैसे कोताही बरता जा रहा है। और जो पूरा एक छोटा सा जवाब देता हूं आलोक जी से। बिहार में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, उसका कौन संरक्षक है? सीधा सवाल आपसे पूछना है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में है गृह मंत्रालय, फिर भी ऐसी कोताही होती है? कोई कोताही नहीं होती है। जो दोषी अधिकारी होते हैं उन पे कार्रवाई होती है। चाहे वो गोपालगंज का मामला हो पिछले साल का, जब शराब पी के लोग मर गए थे, सारे के सारे लोग जेल में गए। मुख्य अभियुक्त जितने थे वो सब जेल में हैं आज की तारीख में। जो अधिकारी से मिली भगत थी उनकी नौकरियां जा चुकी हैं। आज भी जो गोपालगंज और बेतिया में शराबबंदी हुई, जिसमें से जहरीली शराब का कांड हुआ, जिसमें 40 लोग मारे गए, 4 SHO सस्पेंड हो चुके हैं, 2 मद्य निषेध विभाग के लोग अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। कार्रवाई हो रही। लेकिन दिक्कत सारी ये है, और मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है, कि कार्रवाई जो होती है वो जब कुछ हो जाता है उसके बाद कार्रवाई होती है। सरकार से अपेक्षा और उम्मीद यही होगी कि कम से कम इन सब चीजों पर रोकथाम लगे, क्योंकि आप ही ने ये कानून लाया है और उसको ढंग से इंप्लीमेंट करना भी बिहार सरकार की ही जिम्मेदारी है। तभी सुशासन का पूरा दावा जमीन पर खरा उतरता दिखाई पड़ेगा। अजय, आलोक जी, किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला टाइम्स ऑन ऑफ भारत पर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।